ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है। जी हाँ, वो अपने आप को इंडियन यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन सिर्फ वो नाम से इंडियन है, ओरिजिन ही उनका इंडियन है। ये रहते हैं जर्मनी और इसीलिए इनको हम जर्मन शेफर्ड कहते हैं। आपको बता दें, जर्मन शेफर्ड एक कुत्ते का ब्रीड है, एक कुत्ते का नस्ल है जो भौंकता ज्यादा है। अरे ठीक है, आप एक्सप्लेनेटरी वीडियोज बनाते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप एक्सप्लेनेशन कम, दोगलापन ज्यादा करते हैं। हमारे देश में इतना चीजें अच्छी होती है, उसको कभी आप कवर नहीं करते। जो चीजें निगेटिव न्यूज होता है, आप उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं बीजेपी की आईटी सेल काम करती है, हो सकता है करती होगी। जितने भी पार्टी होती है किसी भी देश में, सबकी अपनी मीडिया हाउस होती है, पीआर एजेंसी होता है और बाकी से सारी चीजों को मैनेज करती है। अगर आप वीडियोज बनाते हैं तो वन साइडेड वीडियोज क्यों बनाते हैं? आप वीडियो अच्छे बनाते हैं, आपका रिसर्च टीम बहुत अच्छा काम करती है, इसके लिए रियली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपको उन सारी चीजों को दिखाना चाहिए जो देश में अच्छा भी है। आपको बता दें, ये ध्रुव राठी जी बीबीसी के लिए भी काम करते हैं और बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल है जो हमेशा इंडिया को निगेटिव शो करने में ही, इंडिया को नीचा दिखाने के लिए काम किया है। अभी भी आप जो बीबीसी न्यूज है, आप उसको खोल के देख सकते हैं। ध्रुव राठी को लगता है ये दुनिया के सबसे महान हस्ती में से आते हैं, इनके पास दुनिया की सारी डिग्री है ना। ये इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं, फार्मर भी हैं। मतलब दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हो सकता था, ये अपने आप को खुद के लिए मान चुके हैं भाई साहब। ये कहते हैं हम अनबाइस वीडियोज बनाते हैं। जब आप अनबाइस वीडियो बनाते हैं तो हमारे देश में और भी पार्टियां हैं जो बहुत सारे अलग अलग लेवल का स्कैम कर चुकी है, करप्शन कर चुकी है। आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप वो भी तो करिए। मैं वीडियोज बनाता हूं, जी हां, मैं अनबायस बनाता हूं। मैं इसलिए दम से बोल सकता हूं कि मुझे किसी भी पार्टी और कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता। देश में अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं वीडियोज बनाता हूं। ये वीडियो उन तमाम देशवासियों को देखना चाहिए जिसे देश की थोड़ी भी फिक्र है। जी, मैं किसी भी पार्टी की तबेदारी नहीं करूंगा। अगर मेरे पापा भी गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके अगेंस्ट में बात करूंगा। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो भी मेरा ये जिम्मेदारी है कि वो चीज को मैं जमाने को दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में आपसे अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला जो घंटा है उसको दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज, जी हाँ, द डीके मेहता शो पे देख रहे हैं तो उसे भी प्लीज फॉलो कर लीजिए ताकि वहां भी हम आपसे कनेक्टेड रहें। आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअली हमारे देश में क्या चल रहा है। अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जी हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या क्या किया है। आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं वो वन साइडेड हो गए हैं। कुछ लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ध्रुव राठी को विरोध कर रहे हैं। यहां पर ये काम मीडिया भी कर रही है। कुछ मीडिया हाउसेज उनको पॉजिटिव दिखा रही है, कुछ मीडिया हाउसेज उनको नेगेटिव दिखा रही है। मैं बात करूंगा देश की, और आज इस वीडियो में मैं 10 पॉजिटिव चीजें बताऊंगा और 10 नेगेटिव चीजें बताऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो होती है अनबायस। मैं वही बोलूंगा जो हुआ है, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं 10 पॉजिटिव बातें जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है वो एब्रोगेशन ऑफ 370। ये बहुत अच्छा काम हुआ इतिहास के अंदर कि जो जम्मू कश्मीर को 370 का एक अलग स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 की वजह से, उसको डेमोलिश किया गया, उसको खत्म किया गया। अब ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। अब बाकी राज्य के लोग भी वहां पे जा सकते हैं, जमीन खरीद के रह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश के अंदर थोड़ी यूनिटी बढ़ी और वहां के रहने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर मिला कुछ ग्रो करने का। दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे एंड ऑफ ट्रिपल तलाक। आप सब जानते हैं ये ट्रिपल तलाक कितना खतरनाक चीज था। मुस्लिम औरतों को कितना झेलना पड़ता था कि 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। अरे शादी है, मजाक थोड़े है यार, कुछ भी कर रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी चीजें हुई। तीसरा मैं बात करूंगा जन धन योजना। बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत सारे लोग थे हमारे देश में जो गरीब तबका में थे, उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, और जब बैंक अकाउंट नहीं होगा तो लोग पैसे रखेंगे कहाँ। बहुत सारी सरकारी स्कीम जो आती थी उसमें दलाल घुस जाते थे, दलाल के थ्रू पैसे मिलता था। अब क्या होता है, वो 1000 रुपया भी कमाते हैं, 2000 भी कमाते हैं, तो ये सारी अमाउंट उनको डायरेक्टली अकाउंट में मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है और ये जन धन योजना के कारण हो पाया। तीसरा मैं बात करूंगा यूपीआई डिजिटल रिवोल्यूशन। आज पेमेंट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यूपीआई का कंसेप्ट लगाया गया हमारे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। कुछ देशों में यूपीआई का सिस्टम शुरू हो गया है। डिजिटल रिवोल्यूशन मोदी गवर्नमेंट के अंदर आया।
डिजिटल रिवोल्यूशन में बहुत अच्छा काम हुआ। आज मैक्सिमम वर्क जो है वो डिजिटल थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। वेब का जो रेवोल्यूशन था वो बढ़ा, तो डिजिटल रिवोल्यूशन आया, यूपीआई पेमेंट वाला कंसेप्ट बढ़ा, पेमेंट सिस्टम आसान हो गया, हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू द कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टार्टअप वर्ल्ड। हाँ, मोदी गवर्नमेंट में ये हुआ, जी हाँ, बीजेपी के आने से ये हुआ कि स्टार्टअप का कल्चर हमारे देश में बढ़ा। बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आए, लोगों का, युवाओं का दिमाग गया स्टार्टअप्स के अंदर कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपनी कंपनी बनानी है। ये मोटिवेशन जरूर आया है इस गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ है, चाहे रोड बनाना हो, है ना। नितिन गडकरी की लीडरशिप में बहुत अच्छे अच्छे रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, हाईवे से लेकर एक्सप्रेसवे तक बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, एम्स का निर्माण हुआ, और बाकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां पे जरूरत थी वहां भी चीजें हुई। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत काम हुआ। एयर कनेक्टिविटी बढ़ा, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी था वो बढ़ा, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत अच्छा काम किया गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेलफेयर स्कीम। जी, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो भी खूब मिला, जैसे पीएम किसान योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन वाला स्कीम है। मतलब जो एक तमाम गरीब तबके के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, जिनको सपोर्ट के लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च किया गया, वो बहुत अच्छा रहा और लोगों को फायदा भी मिला, वो भी डायरेक्ट मिला, बिना बिचौलिए का। इस चीज का हम बिल्कुल अप्रिसिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। आप जानते हैं राम मंदिर का मुद्दा बहुत बरसों से लटका हुआ था, जजमेंट अटका हुआ था। इनके गवर्नमेंट में जजमेंट क्लियर हुआ 2019 में, और 2023 में राम मंदिर बन के तैयार भी हो गया, इनका उद्घाटन भी हो गया। ये कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक सुकून का माहौल था। और राम मंदिर बनने से अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट आ गया वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अयोध्या और देश का विकास हुआ टूरिज्म के रूप में। इसलिए मैं बोलूंगा राम मंदिर का बनना एक पॉजिटिव साइड है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंटरनेशनल पीआर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट में एक चीज हुआ कि उन्होंने बहुत अलग अलग देशों का भ्रमण किया, जहां से हमारे अलग अलग देशों के साथ जो रिलेशनशिप था वो अच्छा हुआ। चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे दुबई की बात कर लें, कतर की बात कर लें, या रसिया से बात कर लें, तो हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा इंटरनेशनल अफेयर था वो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ, और एक स्ट्रांग लीडरशिप हमारी जनरेट हुई पूरे भारत की, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड फाइनल मैं बात करूंगा रिडक्शन ऑफ टेररिस्ट अटैक। 2014 से पहले हमारे देश में अलग अलग जगहों पे तमाम टेररिस्ट अटैक होते थे। जैसे आप 26/11 का मुंबई हमला ले लीजिए, और बाकी कहां कहां। इनके गवर्नमेंट में ये टेररिस्ट अटैक वाला जो प्रॉब्लम है थोड़ा कम हुआ, बहुत सारे हुए, पुलवामा अटैक भी हुए, बहुत सारे हुए। लेकिन पहले के जमाने में जो हो रहे 2014 से पहले जो टेररिस्ट अटैक हो रहा था, जहां कहीं भी हर जगह टेररिस्ट अटैक आपको सुनने को मिलता था, ये कम हुआ। तो ये 10 चीजें मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव लगा मुझे ये मोदी सरकार के 9 से 10 सालों का कार्यकाल में। अब मैं बात करूंगा वो 10 ऐसे निगेटिव चीजें जो बीजेपी की छवि को खराब कर रहा है, इसके सोच को खराब कर रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अविश्वास लेके आ रहा है। तो मैं पहला बात करूंगा हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब मैं हिंदी में समझा दूं, विधायकों की खरीद बिक्री। जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं बन पाती वहां पे बेशर्मी पे आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, पैसे से वहां के विधायक को खरीदने की कोशिश करते हैं, रिजॉर्ट में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और पैसा भी खिला देते हैं। आ जाइए हमारे साथ, बना लीजिए बीजेपी का गवर्नमेंट, आप हो जाएंगे मालो माल। तो इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसके खिलाफ हमारे जो बीजेपी के बहुत कमाल के लीडर थे, हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, एक सीट की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी, है ना। और लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है ये हॉर्स राइडिंग, विधायकों की खरीद बिक्री, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारा मिसयूज ऑफ ईडी एंड सीबीआई। अगर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया अपने हित के लिए तो है बीजेपी गवर्नमेंट, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो पार्टियां इनके साथ नहीं आती, इनके बात को नहीं मानती, उनके ऊपर ये ईडी और सीबीआई भेज देते हैं, उनको दबाव डाल देते हैं कि या तो आप हमारे में शामिल हो जाइए, नहीं तो जेल में डाल देंगे। ये आपको देखने को मिल सकता है, आपको दिल्ली में भी मिल सकता है और झारखंड में भी मिल सकता है, और बहुत सारे ऐसी जगह हुआ जहां पे आप देख सकते हैं। और ये ईडी और सीबीआई का जो काम है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स तक ही और पार्टियों तक ही लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे
अलग अलग कंपनियों के ऊपर भी ईडी और सीबीआई का रेड हुआ। पता है क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने बीजेपी गवर्नमेंट को चंदा नहीं दिया, और जब ईडी और सीबीआई का रेड पड़ गया तो फिर उन्होंने चंदा दिया, कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब ये सारी घटनाओं को देख के लगता है कि नहीं, आप किसी इंस्टीट्यूशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं स्वयं के हित के लिए, जो कि ये डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरा मैं बात करूंगा क्राइम वॉशिंग मशीन। इनके साथ एक बड़ी गड़बड़ चीज है कि कोई भी दुनिया का क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं, है ना। मतलब आप बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी जो है ये क्राइम वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में पड़ जाइए, आपके सारे कुकर्म, आपके सारे क्राइम, आपके सारे एलिगेशन सब खत्म हो जाएंगे। रातों रात आप जो है वो पवित्र आत्मा बन जाएंगे। बस आप बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आ जाइए, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करिए, बीजेपी पार्टी के अंदर आ जाइए। और ये मैंने अपने झारखंड में भी देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार होंगे, समझ जाएंगे। और बताने की क्या जरूरत है, देश के हर अलग अलग कोने में मैंने देखा है ना, जहां पे अलग अलग लीडर्स जो किसी और पार्टी में थे, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा था, वो क्रिमिनल थे, केसेस चल रहा था, उन्होंने रातों रात बीजेपी ज्वाइन किया और वो सब कुछ खत्म हो गया, वो पूरे धुल के एकदम पवित्र आत्मा बन गए। ये बहुत गड़बड़ चल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कंट्रोलिंग ऑफ मीडिया हाउसेस। आज हमारे देश में निष्पक्ष मीडिया तो बची ही नहीं। दो तरीके का मीडिया है, जिसमें 90% ऐसी मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तारीफ करती रहती है। अब स्पोक पर्सन की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा आज की मीडिया उनकी तारीफ करती रहती है। मतलब ये जो बिकने वाली मीडिया का, जिसको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना, ये हो गया है, जो कि बहुत गलत है। मीडिया क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। अगर सही है तो सही दिखाइए, गलत है तो गलत दिखाइए, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये मीडिया की साख नहीं बची। एक दूसरा पार्ट है जो 10% बचे हुए हैं, जो सिर्फ निगेटिव ही दिखाते हैं। चाहे देश में कितना भी अच्छा हो जाए, हमें दिखाना नेगेटिव ही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मीडिया हाउस को कंट्रोल किया। दिस इज नॉट फेयर इनफ, क्योंकि मीडिया जो होती है किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और अगर ये चौथा स्तंभ ही कमजोर हो जाए तो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है। ये खतरे का निशानी है। हमें और मीडिया बंधु को समझना पड़ेगा, मीडिया हाउसेज को समझना पड़ेगा कि प्लीज, है ना, छपने से पहले मत बिकिए, बिक के छपिए। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका साख खत्म हो जाएगा तो लोगों तक सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी, लोग अवेयर कैसे होंगे। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा करप्शन इन इलेक्शन। बहुत जगह पे चुनाव में गड़बड़ियां मिलती है, घोटाले मिलते हैं। और अभी इसका रिसेंट आपको एग्जांपल, जो चुनाव हुआ था एमसीपी, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कहां पे? चंडीगढ़ में। वहां पे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा गया, जो पेपर को चेंज किया। ये बहुत गलत है। मतलब आप रूलिंग पार्टी हैं, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग इस तरीके से करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी हरकतें हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान का और लोकतंत्र का हत्या है। दिस इज द एसेसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि अलग अलग जगहों पे देखने को मिला कि, है ना, ये इनके लोग जो हैं पोलिंग बूथ पे और ईवीएम के साथ, ठीक है, छेड़छाड़ करते पाए गए हैं। दिस इज नॉट फेयर इनफ। ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं इससे आपका विश्वास कमजोर हो रहा है जनता के बीच में। जनता आजकल सब कुछ जानती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्राइवेटाइजेशन। देखिए, हमने बहुत बार वीडियो बनाया है कि प्राइवेटाइजेशन किसी एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक लिमिटेड सेक्टर के लिए ही सही है। अगर हर एक चीज को आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो इसका खामियाजा गरीब लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। आज हमारे देश में 2 ही टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही है, जियो और एयरटेल। और इसलिए महीना अब 30 दिन का नहीं होता, 26 दिन, 28 दिन, 24 दिन और 15 दिन का होने लग गया है। क्योंकि इनके खिलाफ कोई है नहीं, इनके आगे कोई है ही नहीं, सिर्फ डुओपोली है, एयरटेल और जियो। यही 2 लोग मिलकर टेलीकॉम संभाले हुए हैं। आपकी मजबूरी है, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर सोच के देखिए, पूरी ट्रेन अगर प्राइवेटाइजेशन हो गई तो आज जो लटक फटक के आज जनरल आदमी जो जनरल कोच में पहुंच जाता है कहीं से कहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इससे जो आम जनता है उसको ज्यादा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फेल्ड इन क्रिएटिंग जॉब्स। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स की कमी आई। जो गवर्नमेंट जॉब होती है, सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है, इसकी बड़ी कमी आई। इसके ऊपर काम ही नहीं किया गया। और कुछ प्रदेश में जहां पे काम भी किया गया, पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। हर जगह पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनके गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा कमी आई है, जो कि युवा के लिए सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा
रिडक्शन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच। इनके साथ एक और समस्या है, अगर इनके कोई खिलाफ बोलता है तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, हम लोकतंत्र को समझते हैं, और लोकतंत्र में यही है कि सबको बोलने के अधिकार है। अब बोलने के अधिकार है तो अगर हमको लगता है कि कुछ चीजें गलत हो रही है तो हमें बोलने के अधिकार होना चाहिए। कहीं पे आंदोलन होता है, ठीक है, तो उस पर गलत तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू और पता नहीं क्या क्या चीजें करी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आप चीजों को दबा रहे हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं। अगर लोग शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांग को सुनिए, उसके ऊपर एक्ट करिए, उनको दबाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि याद रखिए ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक इंडिया है। आज आप पावर में हैं, कल कोई और पावर में आएगा तो कहीं ना कहीं रिवर्स आपको भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज औकात पाके बौराइए मत, थोड़ा कंट्रोल में रहिए, औकात में रहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, है ना, एक जो कंसेप्ट इन्होंने लॉन्च किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अभी कुछ मुद्दा बिल्कुल चल रहा था, उसमें यह था कि कोई भी लोग या कंपनियां, ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू चंदा देती थी पार्टियों का। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि कौन चंदा कितना दे रहा है, किसको कितना चंदा मिल रहा है, कितना फंडिंग हो रही है, ये किसी को पता ही नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब अगर कोई कंपनी एक पार्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कमा ले या कोई आम जनता एक पार्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कमा ले, उसके ऊपर सीबी और ईडीआई पड़ जाती है, इनकम टैक्स वाले पड़ जाते हैं कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आया। और जो देश चलाती है पार्टियां, उनके पास चंदा कहां से आ रहा है, ये बात जानने का हक देशवासियों को नहीं है। गजब बात है यार। मतलब हम सरकार बना रहे हैं, हम लोगों को, है ना, जिता के भेज रहे हैं, हम एमएलए बना रहे हैं, हम एमपीज बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं है कि आपको चंदा कहां से मिल रहा है, कौन सी कंपनी चंदा दे रही। अच्छा, जब पूछ लेंगे तो आप बात करेंगे प्राइवेसी की। अच्छा, अब हमारी प्राइवेसी का कुछ नहीं मतलब। तो ये दोगलापन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म किया। रियली आई कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो इतना अच्छा डिसीजन दिया, क्योंकि पैसे अगर कहीं से आ रहे हैं तो ये हमारा धर्म है कि हम वो चीजों को जाने कि कौन सी कंपनी किसको फंड कर रही है, कितना फंड आ रहा है। जैसे बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिला, उसके बाद कांग्रेस का, उसके बाद टीएमसी को। तो ये चीजें लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट में बात करूंगा, दैट इज नथिंग बिफोर 2014। बहुत सारे कुछ अधकपारी, जी हाँ, हाफ माइंडेड लोगों को मैं बोलते हुए देखता हूं कि 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मतलब भारत में, है ना। ये जो कंगना रनौत जी है, ये तो पागली हैं। इनको लगता है 2014 में हमारा देश आजाद हुआ। अरे पगली, बहुत समझ, अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर, खाली फिल्म इंडस्ट्री में आके स्टार बन के तुम्हारा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आईआईटीज बने, एम्स बने, हमारे बहुत सारे काम हुए हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ठीक है, एटॉमिक सेंटर्स बने, बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, स्लो हुआ, उस टाइम रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2014 से पहले 70 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ। ऐसा कहना बाकी लोगों के मेहनत पे, उनके वर्क पे पानी फेर देने जैसा है। तो प्लीज ये माइंडसेट हटा दीजिए कि 2014 से पहले कुछ काम नहीं हुआ, 2014 के बाद ही काम हुआ। जो भी गवर्नमेंट आती है अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है ना। स्कैम हर जगह होता है, हर एक पार्टी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो कुछ अच्छा भी होते हैं, कुछ गड़बड़ भी होते हैं, ये हमेशा होते रहता है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी को आंख बंद करके फॉलो मत करिए, ना तो ध्रुव राठी को, ना तो गोदी मीडिया को। आप जिंदा दिमाग बनिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, रिसोर्स से रिसर्च करिए कि क्या चीजें देश में सही चल रही है, क्या चीजें गलत चल रहा है। और अभी 2024 में, जी हाँ, अप्रैल में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये आपका राइट है, आप सेलेक्ट करिएगा। तुरंत सरकार बनाने का मत सोचिएगा। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियोज लेके आऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि और क्या पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है। आप अपनी राय रखिए, आपके राय के आधारित हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप यूं ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।